नमस्कार। आज की प्रस्तुति है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम और इसके संबंध में जो प्रश्न विश्वविद्यालय की परीक्षा में पूछा गया है तो वह प्रश्न है, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं घटकों की चर्चा करें। यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, डिस्कस इट्स नेचर एंड कंपोनेंट्स। तो हमें तीन चीजें इसमें मुख्य रूप से बतानी हैं और उन तीन चीजों पर ही हम आपका ध्यान फोकस करना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात है कि पाठ्यक्रम क्या है, दूसरी बात कि इसकी प्रकृति क्या है और कौन कौन से घटक हैं जो कि इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो तीन चीजों को छोड़ करके बाकी मिटा देते हैं। और एक तो करिकुलम, दूसरी बात नेचर और कंपोनेंट्स। तो करिकुलम में हम क्या क्या बताने जा रहे हैं, करिकुलम क्या है, नेचर क्या है और कंपोनेंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसको समझने के लिए इसकी आशय पर, परिभाषा इसकी क्या हो सकती है, इसकी प्रकृति क्या है और कौन कौन से घटक हैं, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन, इट्स नेचर एंड कंपोनेंट्स। तो इस पर सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पाठ्यक्रम से क्या आशय है, पाठ्यक्रम किसे कहा जाता है। सर्वप्रथम यहाँ शब्द पाठ्यक्रम की विवेचना कर आशय समझने का प्रयास करते हैं। शब्द पाठ्यक्रम लैटिन भाषा के शब्द CURRERE, बहुत ही साफ सही ढंग से इसका उच्चारण देख लीजिए और कुर्रेरे इसको छपा हुआ है आपकी किताबों में। तो लैटिन भाषा के शब्द से ये निकला है। इसका आशय होता है दौड़ का मैदान या रेस कोर्स, अर्थात पाठ्यक्रम करिकुलम से आशय उस साधन से है जिसके द्वारा शिक्षा के मंतव्य प्राप्त किए जाते हैं। जिस तरह से रेस कोर्स में हम अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं, उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हम जो अपना मंतव्य प्राप्त करते हैं, जो हम अपना गंतव्य प्राप्त करते हैं, जो हम अपना लक्ष्य या एम या उद्देश्य प्राप्त करते हैं, उसके लिए एक फ्रेम की आवश्यकता होती है और वह है पाठ्यक्रम। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि यह वह साधन है जिसके माध्यम से शिक्षा लक्ष्यों की प्राप्ति एक तर्कपूर्ण क्रम का अनुसरण कर प्राप्त की जा सकती है। यानी एक तर्कपूर्ण क्रम है, उस क्रम के द्वारा हम शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और उसमें जो सहायक विषय वस्तु है वह है पाठ्यक्रम। शिक्षा की तरह पाठ्यक्रम के आशय के संबंध में भी दो धारणाएं प्रचलित हैं। जिस तरह से हम वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में कहा करते थे कि इसमें धारणाएं हैं संकुचित और व्यापक, इसी तरह से ठीक यहां पर भी हैं कि संकुचित और व्यापक, और इन्हें इस नाम से ही जाना जाता है। संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम भी केवल विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित है। जो इसका संकुचित अर्थ है उसमें यह बात छिपी हुई है कि इसका जो संपूर्ण ज्ञान है वह पुस्तक तक ही सीमित है। लेकिन व्यापक अर्थ में वे सभी ज्ञान व अनुभव आ जाते हैं जिसे नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से प्राप्त करती है। आप देखिए वो लिखा हुआ नहीं है, वो संरचनात्मक नहीं है, वो किसी पुस्तक की देन नहीं है, बल्कि वो सारे के सारे अनुभव आ जाते हैं जिसे नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से प्राप्त करती है। साथ ही विद्यालय में अध्यापकीय संरक्षण में विद्यार्थी द्वारा जो भी क्रियाएं संपादित की जाती हैं सारी की सारी पाठ्यक्रम के तहत स्वीकार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम के अंदर ही आती हैं, पाठ्यक्रम का ही भाग होती हैं वह भी। अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम से आशय उसके इसी व्यापक स्वरूप से है। आपने संकुचित अर्थ को जाना और व्यापक अर्थ को जाना। संकुचित अर्थ में वह केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित था, जबकि व्यापक अर्थ में इसका विस्तार हो गया था और उसमें तमाम अनुभव सब कुछ उसमें समाहित हो गया था। यहाँ तक कि जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज है, वह भी उसमें शामिल हो गई थी। अब हम विचार करते हैं पाठ्यक्रम की परिभाषाओं पर। पाठ्यक्रम का आशय हमारे मस्तिष्क में साफ है, वह एक साधन है जो कि हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है और हम उसे प्राप्त करते हैं, वह उस एक फ्रेम में उसको बांध दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम की परिभाषाओं की। तो
करिकुलम की परिभाषा क्या हो सकती है, यानी कि डेफिनेशंस क्या हो सकती हैं। तो डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम इस प्रकार कम दे सकते हैं। एक विचारक हुए हैं जॉनसन महोदय, और जॉनसन महोदय ने बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा ए करिकुलम इज ए स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। तो ये इंटेंडेड लर्निंग आउटकम एक महत्वपूर्ण शब्द है। पाठ्यक्रम भावी सीखने के परिणामों की एक संरचित श्रृंखला है। यानी वही बात जो हम भी कह रहे थे कि रेस कोर्स मैदान में अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह से उसी आशय को उन्होंने दे दिया कि करिकुलम इज ए स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। पाठ्यक्रम भावी सीखने के परिणामों की एक संरचित श्रृंखला है। दूसरी बात, एक अन्य विचारक हुए हैं मोनरो महोदय। तो मोनरो महोदय क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि करिकुलम एम्बडीज ऑल द एक्सपीरियंसेस which are utilized by the school to attain the aim of education। इन्होंने बहुत सुंदर परिभाषा दी है कि पाठ्यचर्या उन सभी अनुभवों को समाहित करती है जो स्कूल द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें व्यापक अर्थ के सारे गुण आ रहे हैं कि पाठ्यचर्या उन सभी अनुभवों को समाहित करती है जो स्कूल द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये विदेशी विचारक थे। एक भारतीय विचारक हुए हैं, उनका नाम है डॉक्टर एनएल शर्मा। उन्होंने कहा कि करिकुलम इज द स्टेटमेंट ऑफ कोर्स कंटेंट टू बी लर्न्ड एंड थॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए स्पेसिफिक स्टडी विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। इन्होंने टाइम पीरियड की बात उसमें जोड़ी कि पाठ्यचर्या एक निश्चित समय अवधि के भीतर एक विशिष्ट अध्ययन के दौरान सीखी और पढ़ी जाने वाली पाठ्यक्रम सामग्री का विवरण है। अब क्योंकि ये हमेशा काल के हिसाब से बदलता रहता है, तो उन्होंने सारे को पाठ्यक्रम नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वही पाठ्यक्रम है जो कि एक निश्चित काल में एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यानी पाठ्यक्रम एक निश्चित समय अवधि के भीतर एक विशिष्ट अध्ययन के दौरान सीखी और पढ़ी जाने वाली पाठ्यक्रम सामग्री का विवरण है। इसके अलावा एक सुप्रसिद्ध चिंतक हुए हैं कनिंघम। इनकी परिभाषा बहुत लोकप्रिय हुई। इन्होंने कहा, इन्होंने अपने भावों को इस प्रकार शब्दों में ढाला है कि द करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड ऑफ इनटू आर्टिस्ट में टीचर इज मोल्ड हिज मटेरियल द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स इन द स्टूडियो, स्टूडियो से मतलब है द स्कूल। आप देखिए इनका प्रतीकात्मक इन्होंने इस्तेमाल किया है, और इसका मतलब ये हुआ कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है जो स्टूडियो मतलब स्कूल में अपने आदर्शों यानी कि उद्देश्यों के अनुसार अपनी सामग्री यानी कि छात्र को ढालता है। अगर मान लीजिए हम इसमें से वो हटा दें, बाकी जो इन्होंने प्रतीकात्मक जैसे कलाकार यूज किया है शिक्षक के लिए, और स्टूडियो यूज किया है स्कूल के लिए, और आदर्श यूज किया है उद्देश्यों के लिए, और सामग्री यूज किया है छात्रों के लिए, तो सीधी सीधी परिभाषा होगी कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक उपकरण है जो स्कूल में अपने उद्देश्य के अनुसार अपनी सामग्री यानी कि अपने छात्र को ढालता है। एक और परिभाषा देख लीजिए, ये है वेंट और क्रोनबर्ग के अनुसार। ये कहते हैं कि करिकुलम इज द सिस्टेमेटिक फॉर्म, द सब्जेक्ट मैटर विच इज प्रिपेयर्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द प्यूपिल। उनकी आवश्यकता के हिसाब से पाठ्यचर्या उस विषय वस्तु से व्यवस्थित है जो बालकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की जाती है। किसके लिए है पाठ्यक्रम? पाठ्यक्रम बच्चों के लिए है। एक्चुअली जो पाठ्यक्रम है वह एक सेतु है, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच का सेतु पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही सारा जो है हम उस पर विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल क्या हुआ, इतनी सारी परिभाषा देखने के बाद हम समझे क्या
इतनी सारे परिभाषाओं से एक ही मतलब निकल के आया कि इस प्रकार पाठ्यक्रम वह साधन मात्र है जो समय की मांग के आधार पर कालानुरूप विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। तो पाठ्यक्रम मैं समझ रहा हूं साफ हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि पाठ्यक्रम क्या है। अब हम विचार करते हैं कि पाठ्यक्रम की नेचर क्या है। अब विचार करते हैं नेचर पर। पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है? असल में परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम के अनुसार हमेशा बदलाव होता है। जब बदलाव होता है तब आवश्यकताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, उद्देश्य बदलते हैं, और जब उद्देश्य बदलते हैं तो उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम भी बदलते हैं। और जिस समय जिस तरह की व्यवस्था होती है उस तरह से उस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास होता है। आप ये देखिए, भारत में अगर हम शिक्षा व्यवस्था को देखें तो ये दो तरह की रही मुख्य रूप से, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में हम शिक्षा संस्थाओं वाली व्यवस्था मान सकते हैं, और शिक्षा संस्थाओं में केवल पाठ्यक्रम रहा जिससे कि हमने ज्ञान का आदान प्रदान किया कि यह पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, करिकुलम है आपका, और इस पर जो है डिस्कशन होगा। दूसरी बात, जो अनौपचारिक थी उसका क्षेत्र बड़ा व्यापक था और उसमें जो है अलग अलग तरह का ज्ञान उसको प्राप्त हुआ और खुले तरह से जो भी मिल सकता था वो मिला। लेकिन अगर हम देखें कि उद्देश्यों के प्रति समर्पित कौन सी विषय वस्तु है तो आप मानेंगे कि औपचारिक शिक्षा में जो व्यवस्था की गई थी, जो एक निश्चित फ्रेम के अंदर डाल दिया गया था कि इस स्तर के विद्यार्थी के लिए यह होना चाहिए, तो वह है असली पाठ्यक्रम औपचारिक वाला ही। अब दूसरी बात कि पाठ्यक्रम की प्रकृति के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्थायी रहेगी। आप समझ रहे हैं, समय का बदलाव होगा और बदलने के साथ उसमें चेंज आ जाएगा, लेकिन साथ साथ इसकी प्रकृति में स्थान, काल, दिशा, व्यवस्था, दर्शन आदि के अनुसार परिवर्तन दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए आप तमाम दर्शनों को देखेंगे, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद और प्रकृतिवाद, तो जितने वाद में आप जाएंगे उसमें थोड़ा चेंज दिखाई देगा, और वो चेंज जो है उसका इफेक्ट हमें शिक्षा के उद्देश्यों पर परिलक्षित होगा और वहां से फिर हमारा पाठ्यक्रम भी परिवर्तित होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं पर कोई व्यवस्था चल रही है शासन की, तो उसका भी उस पर प्रभाव पड़ता है, स्थान का प्रभाव पड़ता है और दिशा का प्रभाव पड़ता है, तो इन सब का प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम काल की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को व्यवस्थित कर मानवता का कल्याण करता है। ये जो एक बात है कि मानवता का कल्याण करने की उसके अंदर भावना होती है कि मानवता के उद्देश्य होते हैं, उस काल में स्थापित वैल्यूज होती हैं, और उस उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जाएगा उसके लिए साधन होना चाहिए, और वो साधन या वो उपागम ही तो है शिक्षा। तो शिक्षा पाठ्यक्रम बना करके उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्टेप बाय कदम उठाती है। और पाठ्यक्रम की मूल प्रकृति क्या है? वो मानव कल्याण की ही है। डॉक्टर सोती शिवेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, और इनके साथ इनके दो और साथियों ने मिलकर पुस्तक लिखी थी, और उसकी विशेषता जिसमें इसकी प्रकृति के दर्शन होते हैं भली भांति विवेचित किया गया है, जो इसके नाम से ही छपा है कि पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है। तो इन्होंने क्या किया कि करिकुलम में जितने भी शब्द थे उस करिकुलम को अपने हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। जैसे करिकुलम में CURRICULUM, तो इसमें करिकुलम के एक एक शब्द को लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से विवेचित किया करिकुलम को। इसमें पहला शब्द है CU। C से इनका मतलब है सेंट्रल पॉइंट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का केंद्रीय बिंदु। तो ये कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वह शिक्षा का जो केंद्रीय बिंदु है, जिसके आसपास सब कुछ व्यवस्थाएं चक्कर लगा रही हैं, उसके आयाम बड़े छोटे हो सकते हैं, तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ एजुकेशन है। और ये करिकुलम के C से इन्होंने एक्सप्लेन किया सोती शिवेंद्र जी ने। दूसरी बात ये कह रहे हैं U। C बता दिया उन्होंने, फिर कह रहे हैं U का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी संसाधनों का प्रयोग।
संसाधनों का प्रयोग, और उसके हिसाब से हम ये तय करते हैं, उसकी नेचर तय होती है कि जिस तरह के संसाधन होंगे उसी हिसाब से उसकी प्रकृति हो जाएगी पाठ्यक्रम की, और वो अपने आप को व्यवस्थित करेगी। तो दूसरा पॉइंट यू यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का उपयोग। तीसरी बात है आर। आर का मतलब है रिफॉर्म, रिफॉर्म इन एजुकेशन, शिक्षा में सुधार। तो शिक्षा में जिन सुधारों की आवश्यकता होती है, उन उद्देश्यों, उन लब्धियों को प्राप्त करने के लिए हम कहाँ व्यवस्था करेंगे, उसको हम पाठ्यक्रम में डालेंगे। अगर हमें चाहते हैं कि हाँ शिक्षा में ये सुधार हो, मान लीजिए कुछ ईविल्स आ रही हैं और उन ईविल्स को हम हटाना चाहते हैं, तो हम बताएंगे कि सती प्रथा की ये गलत वो थे और इससे ये नुकसान होता था, और इससे भारतीय समाज को इतना नुकसान हुआ। तो यह हम पाठ्यक्रम में डाल देंगे। इसका मतलब रिफॉर्म इन एजुकेशन, शिक्षा में सुधार के लिए की जो है उसकी प्रकृति होती है, जो हमारा करिकुलम है उसकी। इसके बाद फिर है आर। तो इसका दूसरे आर का मतलब हो गया रेमेडियल एक्शंस। रेमेडियल एक्शंस का मतलब है उपचारात्मक क्रियाएं, कि अगर मान लीजिए जो हम लब्ध करना चाह रहे थे वह नहीं मिल रहा है और किसी बच्चे की क्षमता अलग है या अलग तरह के कारण जिम्मेदार हैं, तो हम कौन से नैदानिक उपाय करेंगे जिससे कि वह उस ज्ञान को उस स्तर पर ही प्राप्त कर ले। तो रेमेडियल एक्शन ये हो गया इस आर का मतलब, CURR। फिर आई। आई का मतलब है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नवाचार, और आई के लिए इन्होंने एक और शब्द यूज किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, यानी बुनियादी ढांचा प्रबंधन। तो इनोवेशन समझ लीजिए कि नवाचार, जो भी नए आचरण की आवश्यकता है, जो भी नई चीजों को डालने की आवश्यकता है, वह आप पाठ्यक्रम के माध्यम से उसको पहुंचा सकते हैं उन तक, और उस नवाचार को पाठ्यक्रम सहज स्वीकार कर लेगा। तो यह इसकी सामान्य प्रकृति है कि इसमें इनोवेशन होते रहते हैं और इनोवेशन इससे जुड़ते रहते हैं, और इस तरह से इसमें इनोवेशन का होना एक सामान्य घटना है, और समय की मांग के हिसाब से, समय की व्यवस्था के हिसाब से और लोगों के शोध के हिसाब से यह इनोवेशन हो जाते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, तो बुनियादी ढांचा प्रबंधन ये लगातार समय से चला आ रहा है, भले ही वह जो है एक आवश्यकता के रूप में परिलक्षित होता है, लेकिन पाठ्यक्रम की अपनी नेचर है। और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं, एक समय जो गुरु कम से कम शैक्षिक साधनों के माध्यम से और एक्सप्लेनेशन या लेक्चर मेथड से पढ़ाया करता था, आज वो बोर्ड के ऊपर आता है, वो खुद खड़ा रहता है, विद्यार्थी सामने बैठे रहते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा उसी तरह का हो गया है, और हमारा पाठ्यक्रम भी इसी तरह का है कि हम उसको इस तरह से ही समझा सकते हैं ठीक से। तो ये पाठ्यक्रम की अपनी प्रकृति है कि उसमें इनोवेशन होते रहेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पर काम होता रहेगा। अगली बात है करिकुलम, CU। अगला शब्द है सी का मतलब है को करिकुलर एक्टिविटीज या को करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज। पाठ्य सहगामी और जो पाठ्य की एक्टिविटीज हैं वो दोनों की दोनों जो है इसके अंदर आती हैं। और ये कह रहे हैं कि जहां पाठ्य सहगामी क्रियाएं आवश्यक हैं, वहां जो पाठ्यक्रम में उपस्थित क्रियाएं हैं वह भी आवश्यक हैं। अगर मान लीजिए वो कोई प्रोजेक्ट है, अगर वो कोई चीज दी हुई है, उसका उद्देश्य है कुछ, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसको पाठ्यक्रम का अंग बनाया गया है, तो हमें कतई नहीं भूलना है कि वह पाठ्यक्रम का अंग है। और इसलिए को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ में करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, और विद्यार्थियों को अगर मान लीजिए वो प्रदत्त कार्य के रूप में देना है, प्रदत्त कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। तो हमने आई की विवेचना कर ली और सी की विवेचना कर ली। अब हम बात करते हैं यू की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। यह भी उसकी एक प्रकृति है कि वह समझती है कि अब क्या आवश्यकता है, कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन से लक्ष्य हैं इस काल में, और उसी काल के हिसाब से पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को समाहित किया जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शैक्षिक उद्देश्यों की समझ, यह भी उसकी पाठ्यक्रम की एक प्रकृति है। अब इसके बाद शब्द आता है एल, और यू आएगा फिर एम आएगा। तो हम बात करते हैं अब इस पर एल पर। एल मतलब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट।
लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज। तो अब आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि चुनिंदा या नाम मात्र के विषय रह गए हैं, अब उनकी एक लंबी लिस्ट है और लंबी लिस्ट के साथ में ही तमाम तरह की क्रियाएं भी शामिल हैं उसमें। तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज, और जो जिस विषय वस्तु से जुड़ना चाहता है, जो जिस पाठ्यक्रम से जुड़ना चाहता है, तो वो बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं मौजूद हैं, और इसलिए हम विषयों और गतिविधियों की सूची कहते हैं। अब इसमें क्या क्या शामिल है आप समझिए। लेक्चर, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, लर्निंग मटेरियल, सभी कुछ तो इसमें शामिल है। अगर हम लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए हम बहुत सारे उसी विषय वस्तु के तहत बहुत सारे राइटर्स की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। उसमें जो हमें लग रहा है कि ये थीम है और यह उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, उस पर ही डिस्कशन होगा, उस पर ही बात होगी। जैसे अभी आपने देखा कि विश्वविद्यालय का प्रश्न था और इस विश्वविद्यालय के प्रश्न में 3 चीजें मुख्य रूप से पूछी गई थी, जिसमें उसका आशय था और दूसरी उसकी नेचर थी और तीसरी उसके घटक पर बात की गई है। तो हम उन 3 चीजों को ही देंगे। उन 3 चीजों के लिए अगर हमें 20 किताब 50 किताब भी देखनी पड़ रही है तो वो देखी जाएंगी, लेकिन वो पाठ्यक्रम के तहत ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाना है। हम यहाँ पर नेचर की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम की, तो हम पाठ्यक्रम की नेचर की ही बात करेंगे। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एल की, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज, इसकी अगर बात की है तो इसमें लेक्चर भी समाहित है, इसमें लेबोरेटरी की जो सारी की सारी क्रियाएं हैं वहां पर भी तो हम जाकर के सीखते हैं प्रयोगशाला में, उसे हम करके देखते हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग की वहां व्यवस्था रहती है और वो पाठ्यक्रम के तहत ही रहती है। इसी तरह से जब हम लाइब्रेरी जाते हैं, कहते हैं कि बच्चे आपको जो है ये एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ाया जाएगा और आप लाइब्रेरी से उसको पढ़ करके आइए और फिर हम डिस्कशन करेंगे इस पर 1 बजे से। तो आप सारे के सारे लोग लाइब्रेरी पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ते हैं, अस्तित्ववाद पढ़ते हैं, फिर हमारा जो डिस्कशन उसके ऊपर होता है वह आसानी से आपको समझ में आता है। तो लाइब्रेरी भी जो है वह उस पाठ्यक्रम का ही, हमारी इस तरह की नेचर है कि वहां पर जाकर के उसको अधिगमित किया जा सकता है। और इसी तरह से बहुत सारे जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं वह सारे भी पाठ्यक्रम के तहत ही आते हैं, उनसे हट करके हम लर्निंग मटेरियल नहीं बनाते। जो हमारे कोर्स में है हम उसी को अधिगमित कराने के लिए लर्निंग मटेरियल्स बनाते हैं। अगली बात है यू। आप देखिए यू एक बार और आ चुका है। वहां पर जब यू आया था तो हमने कहा था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है और यह मैंने सोती शिवेन जी की किताब से भी उसको चेंज कर दिया, क्योंकि वहाँ दोनों जगह एक ही चीज लिखी हुई थी और यहाँ पर यह आवश्यकता है कि एक बहुत बड़ी कीमती चीज रह जाती। तो यहाँ पर इस यू से आशय है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल डिमांड। शिक्षा से मांग भी की जाती है और चूंकि आजकल समय के हिसाब से परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं और हम ये मानते चले आए हैं कि शिक्षा में परिवर्तन बहुत लंबे समय के बाद किए जाने चाहिए और दीर्घकालिक होने चाहिए। चूंकि परिवर्तन शीघ्र हो रहे हैं, चूंकि उद्देश्य जल्दी बदल रहे हैं, तो शिक्षा की मांग बदल रही है और मांग के हिसाब से हमें पाठ्यक्रम को परिवर्तित करना ही होगा। तो अगला जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल डिमांड, ये उसकी एक प्रकृति बन गई है। और अगली बात है एम। एम का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, शैक्षिक प्रक्रिया का प्रबंधन। यह सारे की सारी चीजों को एक में गुंथित करने का एक बहुत ही शानदार प्रयास। सब व्यवस्थाएं इससे ही बेहतर ढंग से चलती हैं। आज देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो महाविद्यालय है या जो उच्च स्तर की व्यवस्था है, उस स्तर में शासन ने अपनी नीतियों के तहत अपने हाथ खींच लिए हैं और पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें हम तो लगभग ये देखने को मिलता है कि 20% संसाधन जो है, 20% शिक्षा के क्षेत्र में योगदान उसका है और 80% जो है वह प्राइवेट क्षेत्र का है। तो उनका प्रबंधन जो है वह उत्तम प्रबंधन ही उत्तम रिजल्ट ला रहा है। इसलिए और वो सारा का सारा प्रबंधन किस लिए, ऐसा नहीं कि हम बाहर की बहुत सारी चीजें बताएंगे, बाहर की बहुत सारी चीजें जोड़ेंगे। हम केवल मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया का प्रबंधन करेंगे उस पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए। उसकी क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था करेंगे, उसके हिसाब से अध्यापक की व्यवस्था करेंगे, उसके हिसाब से चौकीदार की व्यवस्था करेंगे, उसके हिसाब से उसकी देखरेख की व्यवस्था करेंगे कि वो जो संसाधन है वो लंबे समय तक प्रबंधित किए जा सकें। तो आप देखिए यहाँ आपकी समझ में आया
कि हमने केवल ये करिकुलम की जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग को एक्सप्लेन करते हुए इसकी नेचर को समझने का प्रयास किया है, और इससे पहले हमने सामान्य सीधे शब्दों में उसकी नेचर को जानने का प्रयास किया था। अब जो हमारे पाठ्यक्रम या विषय वस्तु या इसकी प्रश्न की जो मांग है, उस मांग के हिसाब से एक अंश शेष बचता है, और वह है क्या? पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक, करिकुलम अफेक्टिंग फैक्टर्स आप उसे कह सकते हैं, और उसे आप कह सकते हैं कंपोनेंट। तो अब हम विचार करेंगे कंपोनेंट्स पर, यानी हम बात करेंगे घटक पर। घटक कौन कौन से हैं? शिक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन यह स्पष्ट संकेत देता है कि शिक्षा और पाठ्यक्रम एक दूसरे से गहन संबंध रहा है इन दोनों, यानी कि शिक्षा और पाठ्यक्रम एक दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं कि हम ये कहा जाए कि 7वीं क्लास में शिक्षा की व्यवस्था है तो 7वीं क्लास के उस पाठ्यक्रम से उसका मतलब है। इसी आलोक में पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटकों को अगर हम क्रम देना चाहें तो इस प्रकार दे सकते हैं। सबसे पहला है सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन। समाज में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं और समाज में किस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता परिलक्षित हो रही है, उसको ध्यान में रखकर हमारा पाठ्यक्रम प्रभावित हो जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट घटक है जिससे कि चेंज होता है पाठ्यक्रम। समाज की आवश्यकता कैसी है और उसकी मांग किस चीज की है, समाज को ध्यान में रखना जरूरी, क्योंकि पाठ्यक्रम है किसके लिए? समाज के लिए। आज का जो बच्चा है वो कल का एक विशिष्ट नागरिक बनेगा और उसके लिए इसकी आवश्यकता है सारी की सारी। तो सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और ये एक महत्वपूर्ण घटक है। दूसरी बात है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था किस का शासन है? जैसे मान लो हमारे यहाँ प्रजातंत्री व्यवस्था है, तो इस प्रजातंत्री व्यवस्था में आपने देखा कि जब सरकारें बदलती हैं तो उनका प्रभाव हमारे पाठ्यक्रम पर पड़ता है, और जो हमें सच्चाई की ओर खींच करके ले जाती हैं उन सारे पाठ्यक्रमों का हम स्वीकार करते हैं। वो हमें सच्चाई से अवगत कराती हैं। कई बार ऐसी होती है कि कोई सरकारें या कोई शासन व्यवस्थाएं अपने निहित लाभ के लिए हमें गलत चीज़ें पढ़ा देती हैं, और ये आबादी के साथ धोखा है, क्योंकि जब तक शिक्षा केवल गुरुओं के नियंत्रण में रही तब तक इस तरह की स्थिति नहीं थी और हम सच्चाई से अवगत कराते रहे। लेकिन इन्होंने अपनी व्यवस्था के हिसाब से हमें गलत इतिहास पढ़ाया, हमारे विद्यार्थियों को गलत से परिचय कराया, लेकिन धीरे धीरे इस तरह की भावना विकसित हो गई कि एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित हो गया, और सत्य को कितना भी गहरा दबाओ वो दबता नहीं है। अगर कोई व्यक्तित्व ऐसा है जो खराब है, जो दुष्प्रभाव डालेगा, तो उस पर मरने के बाद भी गाली पड़ेगी, और अगर कोई ऐसा है जो कि सच्चा है, सही है, समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, तो भले ही उस समय की शासन व्यवस्थाएं उसका सहयोग न करें, लेकिन वो बाद में भी पूजा जाएगा। और इसे आप आज की व्यवस्था में भी देख रहे होंगे। तो शासन व्यवस्था का इम्पैक्ट आता ही आता है, और वह एक प्रमुख घटक के रूप में कहा जा सकता है कि शासन व्यवस्था एक प्रमुख घटक है। दूसरे, हम कभी कभी उसकी स्पेशली गठित करते हैं कुछ समितियां, जिसे हम कह सकते हैं अध्ययन समितियां। अध्ययन समितियां, अध्ययन समितियां जो हैं वो अध्ययन करती हैं, रिसर्च करती हैं, शोध करती हैं उस क्षेत्र परिक्षेत्र में, और फिर उसके बाद निर्णय लेती हैं कि हाँ इसका सही मतलब ये है और ये चीज समाज के बीच जानी चाहिए। तो ये एक ऐसा घटक है जो कि हमें सच के दायरे में रखता है, हमें भटकने से बचाता है, हमारी इस तरह की व्यवस्था करता है जिससे कि हम शोध के परिणाम के रूप में या लॉजिकल रूप में एक सही चीज समझ पाते हैं।
तो हमने देखा सामाजिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटक है, शासन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण घटक है और अध्ययन समितियां भी एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जब हम आजाद हुए थे तो विश्वविद्यालय आयोग बना था, उसके कुछ समय के बाद मुदालियर आयोग बना और उसके बाद फिर कोठारी कमीशन यानी कि कोठारी आयोग बना, फिर जो है विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, फिर नई शिक्षा नीति आई। तो इस तरह से जो कुछ आ रहे हैं ये राष्ट्रीय आयोग या विविध समितियां, इनका भी प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ पर अगर इसकी नंबरिंग कर दें तो 1, 2, 3 और चौथे रूप में अब हम ले सकते हैं उसको कि राष्ट्रीय आयोग व विविध समितियां। राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग और विविध समितियां जो कि इसकी सहायक समितियां, जैसे मान लीजिए कि 1986 की नई शिक्षा नीति थी तो राममूर्ति समिति बनाई गई और 1992 में उपतरित शिक्षा नीति के रूप में जो संशोधन थे वो सामने आए। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय आयोग हैं वो राष्ट्रीय आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत करते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट घटक हैं इस सामाजिक परिवर्तन के भी और साथ साथ पाठ्यक्रम को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि आज के हिसाब से हम क्या पढ़ाएं, किस चीज़ को छोड़ दें और किस चीज़ को जोड़ लें। तो ये हमें बताते हैं। और दूसरे कि कौन से क्षेत्र अछूते रह गए हैं, उन क्षेत्रों पर काम करने की आवश्यकता है और उन क्षेत्रों को और इसमें जोड़ा जाए। अगर मान लीजिए कभी ग्रामीण विश्वविद्यालय की आवश्यकता महसूस हुई तो उस समय उस तरह की बात की गई, और जब ये आवश्यकता महसूस हुई नारी शिक्षा की, उनकी स्पेशल शिक्षा की, विभिन्न शिल्पों की शिक्षा की, तो वो सब अलग अलग आवश्यकताएं जिस तरह की रही। आप समझिए अगर हम वैदिक की और बौद्ध काल की बात करें तो उस समय भी शिल्पों को जिंदा रखने का प्रयास किया गया। उस समय के प्रयास उस तरह के थे, लेकिन आज हम उसके लिए आयोग गठित करते हैं और आयोग गठित करने के बाद जो उसके दिशा निर्देश होते हैं उसमें से कई का अनुपालन हो भी पाता है और कई का अनुपालन नहीं भी हो पाता। लेकिन राष्ट्रीय आयोग वो विविध समितियां जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और आज हम इन सबको चेक करने के लिए एक व्यवस्था बनाते हैं, उसे हम कहते हैं परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इसको ध्यान में रख करके ही इसका इस घटक का बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है। इसके हिसाब से हम पढ़ाते हैं। आप समझिए कि जब ये लगता है कि हाँ ये प्रश्न बार बार आ रहा है, जैसे आपका यही वाला प्रश्न है, यह वाला प्रश्न इस वाले स्वरूप में पूछा गया है और इतनी चीजें लगभग कई बार पूछी जा चुकी हैं कई विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में, तो इसलिए इसको पढ़ाना आवश्यक समझा जाता है। तो परीक्षा प्रणाली को, परीक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसका प्रभाव पाठ्यक्रम पर पड़ता है। पाठ्यक्रम में है बहुत सारा, लेकिन उसमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन उन चीजों को किया जाता है जो कि परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये लग रहा है कि तुलनात्मक रूप से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि विद्यार्थियों के आने की संख्या कम हो रही है। तो जितने दिनों में वो आ रहे हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज उन तक पहुंच जाए और इसलिए हम इस तरह की विषय वस्तु को छाट करके उन तक संपादित करते हैं, उन तक भेजने का प्रयास करते हैं। तो ये जो परीक्षा प्रणाली है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है और यह इसका एक मुख्य घटक के रूप में लिया जा सकता है। और एक और मुख्य घटक है जिसे हम यहाँ पर अंतिम मुख्य घटक के रूप में ले रहे हैं, वो है शैक्षिक उद्देश्य। तो शैक्षिक उद्देश्यों का प्रभाव। शैक्षिक उद्देश्यों का प्रभाव, शैक्षिक उद्देश्य कौन कौन से हैं, किन चीज को हम ध्यान में रख रहे हैं। अगर मान लीजिए मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, चारित्रिक विकास है, कौन से उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को हम ध्यान में रखते हैं किसी चीज को बनाते हुए। अगर मान लीजिए हमें कहानी भी लिखनी है और कहानी एक क्लास के पाठ्यक्रम में चलानी है और उस पाठ्यक्रम में हमें क्या चीज देनी है, तो उसका हम ध्यान रखते हुए उस कहानी को लिखेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पूर्वज नैतिक शिक्षा या इस तरह की बातें हैं, तो हम देखेंगे कि उस स्तर के विद्यार्थी के लिए कौन सी अधिगमित हो सकेगी और कौन सी व्यवस्था हो सकती है, उसके हिसाब से उसको उस पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। तो पाठ्यक्रम प्रभावित होता है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक हैं और ये घटक इन्हें हम इस तरह से क्रम दे सकते हैं: सामाजिक परिवर्तन, शासन व्यवस्था, अध्ययन समितियां, राष्ट्रीय आयोग, परीक्षा प्रणाली और शैक्षिक उद्देश्यों का प्रभाव। तो आप ये समझिए कि 3 बातें उस प्रश्न में पूछी गई थी विश्वविद्यालय के प्रश्न में कि
पाठ्यक्रम से आशय क्या है, तो आशय स्पष्ट हो गया। और उसके बाद पूछा गया था कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति में आपने देखा कि वहाँ पर करिकुलम के एक एक अक्षर को लेकर के एक्सप्लेन कर दिया गया कि C फॉर सेंट्रल पॉइंट ऑफ एजुकेशन, U फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, R फॉर रिफॉर्म इन एजुकेशन, R फॉर रेमेडियल एक्शन, और I फॉर इनोवेशन, और C फॉर को करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज, U फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इस तरह से फिर L था, तो L ऑफ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, और जो था उसके साथ में एंड अदर एक्टिविटीज जो थी वो भी थी उसमें शामिल। यू मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल डिमांड, और M फॉर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। तो ये चीज़ें उसमें उसकी प्रकृति में समाहित थी। और दूसरी जो इसको प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो ये घटक जो है सामाजिक परिवर्तन, दूसरा घटक यहाँ पर शासन व्यवस्था, तीसरा अध्ययन समितियाँ, चौथा राष्ट्रीय आयोग व विविध समितियाँ, और पांचवा है परीक्षा प्रणाली, और छठा है शैक्षिक उद्देश्यों का प्रभाव। तो मैं समझता हूँ कि इसको आप जब देख पाएंगे और देख कर हटेंगे तब तक ये सारा का सारा अधिगमित हो चुका होगा, और यह आपके विश्वविद्यालय परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए अच्छी तरह से तैयार हो सकेगा। आपको अगर ये अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों का फायदा पहुँचाने के लिए उन तक इसको शेयर कीजिए, और निश्चित रूप से पूरे ध्यान से अपना अध्ययन करें, अधिगमन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।